वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का ट्राइंगल्स, लेकिन उसमें भी हम लोग बात करने वाले हैं पीवाई की क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि क्या है ना बच्चा, जितना ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट अगर एग्जामिनेशन है उतना ही ज्यादा मैं यहाँ पे अभी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं आखिर इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को अगर ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, अब इन ट्राइंगल एबीसी की बात करें जिसमें लिखा हुआ एडी परपेंडिकुलर बीसी है। एडी परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है? बीसी है। और बोला गया यहाँ पे बीएसी जो दिख रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है। ठीक, मतलब एंगल ए पे 90 डिग्री है। अगर लिखा हुआ है बीसी अगर आपको दिया हुआ 16 सेंटीमीटर एंड डीसी 4 सेंटीमीटर, देन वैल्यू फाइंड करना है आपको एक्स का, मतलब एसी निकालना होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको साइड जो है ना जो दिया गया है उसके हिसाब से आपको पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं जो गिवन आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रहे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएगा ही आएगा। तो गिवन जो दिया गया है वो यहाँ पर अगर देखें तो लिखा हुआ है एडी परपेंडिकुलर दिया हुआ है बीसी दिया हुआ है, और साथ में लिखा हुआ है एंगल बीएसी जो दिख रहा है वो कितना डिग्री दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा है। और जब यहाँ पे इस तरीके की बातें अगर चल रहा है तो हम लोग अगर यहाँ पर अगर देखें 90 डिग्री हो गया, फिर यहाँ पे लिखा हुआ बीसी। अच्छा बच्चा यहाँ बताओ, अगर ये टोटल अगर दिया हुआ है 16 जैसे कि आप देख रहे हो और ये दिया हुआ है 4, इसका मतलब ये हुआ बीडी कितना निकल कर आ जाएगा? 12 है कि नहीं है? तो अगर मैं यहाँ पे बीडी का वैल्यू अगर निकाल कर दिखाऊं तो आप क्या कर सकते हो? बीसी में से आप माइनस कर सकते हो। इसको भी गिवन के हिसाब चलेगा। बीसी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बीडी निकालना है। तो बीडी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल बीसी में से आपको सीडी को माइनस करना होगा, है कि नहीं है? तो यहाँ पे बीसी जो दिया गया वो है 16 सेंटीमीटर और यहाँ पे डीसी जो दिया गया वो दिया गया 4 सेंटीमीटर। इसके हिसाब से आपके पास जो बचा वो 12 सेंटीमीटर बच गया। किसका? बीडी का वैल्यू। ऐसा आपको जरूरत पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब लिखने के बाद अगर बच्चा इसको अगर ध्यान से अगर देखें हम लोग तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में, ये सब तो गिवन हो गया। अब यहाँ पे डीसी भी आपको दिया हुआ है, तो चलो डीसी भी लिख लेते हैं। तो डीसी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना दिया है? 4। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डीसी हो गया आपका क्या? 4 सेंटीमीटर। अब क्या है ना, अगर मुझे निकालना है एसी तो मुझे यहाँ पे साइड को प्रोपोर्शनल के हिसाब से हमको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे अगर लिखते हैं बीडी बीडी अपॉन में लिख देते हैं एडी। वैसे अगर देखा जाए तो आप ट्राइंगल को है ना दोनों को वैसे सिमिलर कर दो, या तो बड़ा सा ट्राइंगल ले लो। अगर बड़ा सा ट्राइंगल लेते हो बीएसी और उसके हिसाब से अगर मान लीजिए आप एबीडी को अगर सिमिलर दिखाते हो तो वो एंगल से सिमिलर हो जाएगा। कैसे? आपको मैं रफली समझा देता हूं, बाकी बात यहाँ पे डायरेक्ट मैं सिमिलर क्या बोलते हैं साइड प्रोपोर्शन लेने वाला हूं। जैसे देखो बच्चा, अगर आप ये ट्राइंगल लेते हो ऐसे करके, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। अब बड़ा सा ट्राइंगल अगर लेते हो उसमें भी ये क्या है? 90 डिग्री है। दूसरी बात, अगर आप एंगल बी को अगर देखोगे ध्यान से तो एंगल बी जो है इस ट्राइंगल के लिए भी होगा और बड़ा सा ट्राइंगल के लिए भी होगा कॉमन। मतलब ये दोनों ट्राइंगल मतलब बीएसी और ट्राइंगल बीएडी क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। कैसे? तो एंगल से हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इस ट्राइंगल में अगर आते हो तो ये भी अगर आपके पास क्या है? 90 डिग्री, तो इस भी ट्राइंगल के हिसाब से 90 डिग्री। फिर एंगल सी क्या हो जाएगा? दोनों के लिए कॉमन। तो अल्टीमेट यहाँ पर ट्राइंगल जब भी अगर आप बीएसी के हिसाब से अगर देखते हो और ट्राइंगल एबीडी या ट्राइंगल डीएसी ये दोनों सिमिलर है, मतलब ये ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। बस मैं आपको समझा दिए दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। बात समझ में आ गया कैसे सिमिलर है? ये भी आपको समझ में आ गया। अब जब ये सिमिलर है तो अगर मैं इसके साइड प्रोपोर्शनली अगर लिख दूं, साइड प्रोपोर्शनली अगर लिख, अगर चाहो तो एक लाइन हम यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं, जो ट्राइंगल जो है आपका ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी वो सिमिलर है ट्राइंगल किसका? डीएसी का, है कि नहीं? जब ये अगर सिमिलर है किससे हो जाएगा? वैसे भी ए से भी कर सकते हो, नहीं तो वैसे भी डायरेक्ट मैंने अभी बता दिया वो सिमिलर कैसे है। अब जब ये सिमिलर है बच्चा तो अब इसमें अगर साइड प्रोपोर्शनल की बात चल रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बीडी अपॉन में एडी? तो इसको ऐसे लिख दो, बीडी अपॉन में एडी लिख दो। और दूसरी तरफ अगर बात करें बच्चा यहाँ पे ये जो एडी है, ठीक है ना, वो एडी अपॉन में क्या हो जाएगा? डीसी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे अगर बीडी की अगर बात करें तो बीडी का वैल्यू आपके पास कितना है? बीडी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? तो 12। तो यहाँ पर रख दो 12।
बाय एडी, एडी तो है नहीं। अब यहाँ पे अगर एडी का एडीए लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? उसके बाद यहाँ पे एडी का एडीए रह जाएगा। और डीसी का अगर बात करें तो डीसी कितना है? डीसी यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर रह गया 4, हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12 4 जाए कितना हो जाएगा? 48, और यहाँ हो जाएगा एडी का स्क्वायर। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशंस, कोई दिक्कत है? यहां पे ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। मैंने बताया है जो ट्रायंगल बीएसी के कंपेयर में एक बार ये ट्रायंगल को सिमिलर करो और फिर दूसरा ट्रायंगल बीएसी के सिमिलर में इसको करो। और जब दोनों ट्रायंगल बीएसी जब इसके सिमिलर हो जाएगा और बीएसी के साथ इसके सिमिलर हुआ तो दोनों इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिमिलर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अगर बात करें बच्चा अब एडी स्क्वायर, तो अगर एडी स्क्वायर की बात चल रहा है यहाँ पे एडी स्क्वायर, तो एडी स्क्वायर के लिए आप अगर इन ट्रायंगल में अगर आते हो, इन ट्रायंगल कौन सा? डीएसी, डीएसी में आ जाओ। अगर डीएसी की अगर बात चल रहा है बच्चा, तो इसमें अगर मैं पाइथागोरस के हिसाब से आपको सोच के बताऊं तो एसी, इसको कैसे लिख सकते हो? एसी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डीसी स्क्वायर, हाँ या ना? डीसी स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा? एडी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एडी स्क्वायर। वैसे आपको निकालना क्या है? एक्स का वैल्यू। एसी यहाँ पे क्या होगा? एक्स, तो यहाँ पे आ जाओ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डीसी कितना है? तो 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस एडी, एडी कितना है? एडी, एडी यहां से निकालेंगे, यहां से देख सकते हो एडी मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। यहाँ पे एडी का वैल्यू कितना हो जाएगा? एडी स्क्वायर में ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 48 का स्क्वायर। बात समझ में आ गया? यहाँ पे इतना बात समझ में आ चुका है मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है। अब क्या है ना, बस इसको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करने की जरूरत है और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है ना बच्चा, जब भी अगर आपके पास कोई ट्रायंगल्स वाली क्वेश्चंस अगर हो तो सबसे पहले दिमाग लगाओ, अगर कोई भी वैल्यू अगर निकालना हो तो सबसे पहले उसको सिमिलर करने की कोशिश करो। अगर सिमिलर है तो किसी से भी आप कंपेयर करके साइड उसका प्रोपोर्शनल निकाल लो, आपका साइड निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको ऐसे बनाओ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बातें तो चल ही रहा है, अगर मैं इस पे रूट अगर शिफ्ट कर देता हूं तो 16 प्लस 8 कितना होगा? 64 हो जाएगा। तो यहाँ 64 ब्रैकेट में रख देते हैं और x इसके हिसाब से हो जाएगा 8, तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 बस। तो देखो आपको सिमिलर करना ही पड़ेगा, वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आपको ध्यान रहे जो गिवन दिया जाता है पहले उसको लिखो, सिमिलर की चांसेस बनता है उसको सिमिलर करो और उसके बाद ही आप वैल्यू रखो। बात समझ में आ गया? ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस वीडियो में कितने क्वेश्चन है या नहीं है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस की अगर बात करें बच्चा, ये भी आपको वैल्यू भी निकालने वाला क्वेश्चंस दिया गया है, लेकिन यूनिक है इसमें, ठीक है ना। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से देखो, लिखा है यहाँ पे इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी, जो कि डीई पैरेलल लिखा हुआ बीसी है, एडी लिखा हुआ, अगर एडी लिखा हुआ 2.4 तो यहाँ पे हो गया ये 2.4 हो गया, डीबी लिखा हुआ 4 है तो ये भी हो गया 4, और एई लिखा हुआ यहाँ पे 2 है तो ये भी हो गया। देन लेंथ बोला गया आपको एसी फाइंड करना है ना। देन द लेंथ ऑफ एसी, एसी का लेंथ क्या होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो बच्चा, सबसे पहली बात, अगर यहाँ पर जो गिवन दिया हुआ है इसको अगर सॉल्व अगर करते हैं, इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो, देखो पेशेंस रखो, आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ सारे क्वेश्चंस मिलाकर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी में अगर देखा जाए तो डीई जो दिया गया है वो क्या लिखा हुआ है? पैरेलल है बीसी का। और आप लोग को अच्छे तरीके से बच्चा मालूम होगा, जब ये इसके पैरेलल होता है तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, जब थर्ड साइड इसके अगर मान लीजिए पैरेलल अगर हुआ, इसके साइड क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसी हिसाब से आप यहाँ पे क्या करो, लिखो एडी अपॉन में हो जाएगा बीडी, और उसके बाद यहाँ पे एई अपॉन में हो जाएगा ईसी होगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से अगर देखा जाए बच्चा, क्या क्या दिया हुआ है? एडी आपको गिवन है, यहाँ पे गिवन है ना, तो गिवन वाली बात तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप लोग लेकिन लिख लेना। अब एडी की बात करें तो लिखा हुआ 2.4, तो 2.4, बीडी की बात करें तो बीडी दिया है 4, और एई की बात करें तो वो दिया गया है 2। इससे क्या होगा, मेरा ईसी निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। इसको अगर मैं
इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या निकल कर आ जाएगा, EC मतलब 4EC हो जाएगा। वैसे इसको ऐसे कर लेते हैं 2.4 EC क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 4 पे जाके कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे अगर EC निकालते हैं तो 8, 4 टू 8 हो गया। अब बाई में 2.4 हुआ। तो यहाँ पे अगर EC की अगर बात चल ही रहा है तो डेसिमल हटाएंगे तो 0। तो यहाँ पे 80 अब बाई में कितना हो गया 24। इसको अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट अगर करता हूं तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाय 80 डिवाइडेड 24 तो लगभग 3.3 समथिंग आ रहा है। तो 3 पॉइंट मान के चलो 4, ठीक है ना, राउंड अप में मान लिए। अब बच्चों यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसका वैल्यू निकालना है AC का। अगर AC का निकालना है तो इसके लिए क्या बनेगा, AE अब प्लस में बनेगा EC बनेगा। अब यहाँ पे AE की बात करें तो 2 हुआ और EC अभी निकाले हम 3.4। तो उसके हिसाब से AC का जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना चाहिए, 5.4 सेंटीमीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर हम लोग लेके चलते हैं AD हो गया 2.4, BD दिया हुआ है साफ साफ 4 और AE, तो सब यहाँ पे ये तो पता चल ही चुका है। इसको मैंने कैसे लिखा, BPT, इसको मैंने जो लिखा वो BPT थ्योरम से इसको लिखा है। बात समझ में आ गया, बस इतना ही इसका आंसर होना चाहिए। बाकी आपको जो भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट में कमेंट जरूर करो, ठीक है बच्चा। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कह रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे जो आप देख रहे हो जो कि आपका NCERT का लगभग में क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे इन द गिवन फिगर QR बाय QS दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको गिवन के हिसाब से लिखना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर देखते हो जो लिखा हुआ है कि QR अपॉन में QS, चलो ये मैंने लिख लिया, इक्वल्स लिखा हुआ यहाँ पे QT अब बाय में लिखा हुआ है PR। पहली बात ये गिवन है और दूसरी बात यहाँ पे दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब 2 प्रूफ में लिखा हुआ है, 2 प्रूफ में लिखा हुआ है जो ट्रायंगल PQS वो सिमिलर हो जाना चाहिए ट्रायंगल किसका, तो ट्रायंगल TQR का हो जाना चाहिए। अब हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए अभी हम लोग देखते हैं। क्या है ना, सबसे पहली बात यहाँ पे PQS, हमको पहुंचना कहाँ पे है, पहुंचना है PQS और पहुंचना है TQR। तो PQS ये हो जाएगा और TQR ये हो जाएगा मतलब यहाँ पे साफ साफ बातें चल ही रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे नाउ इन ट्रायंगल जिसकी बात चल रहा है यहाँ पे ट्रायंगल PQS एंड दूसरी ट्रायंगल किसका चल रहा है बच्चा, तो ट्रायंगल TQR की चल रहा है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा। अब यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है ना इसको सीधा सीधा कॉपी करो। तो कॉपी अगर करते हैं यहाँ पे QR अब बाय में यहाँ पे लिखा हुआ है QS, ये इसको कॉपी कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे QT अब बाय में लिखा हुआ है PR। यहाँ पे एक चीज को चेंज मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, और करके वो क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो बच्चा, जब एंगल 1 इक्वल्स टू अगर एंगल 2 दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल्स टू अगर एंगल 2 दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, इसको तो प्रूफ करना है ना। तो इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है, इसको अगर मुझे प्रूफ करना है तो नाउ ऐसे करो। पहली बात, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल अगर 2 दिया हुआ है तो अब इसका मतलब ये हुआ जब किसी भी ट्रायंगल का जब दो एंगल्स अगर इक्वल्स होता है उसके अपोजिट जो साइड्स होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखो तो आप क्या लिख सकते हो, PQ बराबर में इक्वल में हो जाएगा PR हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड, ठीक है, इक्वल साइड ऐसे करके लिख दो, सिंपल सा, वैसे आपको मालूम है। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और आगे बढ़ो। जैसे मैंने यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें, फिर से अगर देखा जाए बच्चा, तो आप देखो इन ट्राइंगल एंड करके आप चलते हैं। एंड इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल प्रूफ करना है, ये इस पे आओ, PQS, और दूसरा बात यहाँ पे आ जाएगा ट्राइंगल TQR, ये मैंने लिया। अब ये लेने के बाद अगर आप ध्यान से देखो बच्चा, तो ऑलरेडी ये गिवन दिया हुआ साइड, तो यहाँ पे QR अपॉन में लिख दो QS इक्वल्स टू यहाँ पे QT अपॉन में हो जाएगा PR।
अब यहाँ पे जैसे कि मालूम यहाँ पे ये चल रहा है, अगर आप ट्रायंगल देखो, ये ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा साइड में वाला चेंज करना पड़ेगा। जैसे पी क्यू बराबर में लिखा हुआ पी आर, अगर पी क्यू बराबर में अगर लिखा हुआ है पी आर, तो यहाँ पे जो पी आर दिख रहा है, इस पी आर के जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पी क्यू, तभी तो ट्रायंगल उसमें चल पाएंगे। तो यहाँ पे क्यू आर, तो क्यू आर इस तरह हुआ बाय क्यू एस, तो क्यू एस इसके साइड प्रोपोर्शनल्स में चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो क्यू टी, तो क्यू टी बड़ा सा हो जाएगा, और पी आर इधर आ रहा है, तो हम पी आर के जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं बच्चा, पी क्यू को, तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू। बात समझ में आया? यहाँ पे नहीं समझ में आया तो ध्यान सुनो, हम यहाँ पे रिप्लेस क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे उस ट्रायंगल को अच्छे तरीके से पकड़ना पड़ेगा, तभी तो हम लोग उसको जो है ना प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे क्या करो बच्चा, ऐसे लिखो क्यू आर अपॉन में क्यू एस, ये रहेगा। तो देखो क्यू आर अपॉन में क्यू एस, ये साइड और ये प्रोपोर्शनल साइड नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जब देखते हैं क्यू टी लिखा हुआ, तो क्यू टी तो साइड नजर आ रहा है, लेकिन बाय में पी आर, तो पी आर ये वाला साइड तो नहीं ले सकते हैं, उसके लिए मुझे यहाँ पे पी क्यू बराबर पी क्यू, ये है पी आर, तो यहाँ पे क्यू टी तो रहेगा, लेकिन पी आर के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गया? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट के हिसाब से मैंने चेंज किया, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे ये दो साइड तो ही होगा। अब यहाँ पे अगर देखो बच्चा ध्यान से, अब इस ट्रायंगल्स में जब आप इस ट्रायंगल की बातें चला रहे हो, यहाँ पे एंगल 1 नजर आ रहा है, उसी तरीके से जब इस ट्रायंगल की ऐसे करके बात चला रहा है, तो फिर भी एंगल 1 ही आ रहा है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सीधा सीधा अगर लिख दूं, जो एंगल 1 जो दिख रहा है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1, जो कि क्या होगा, कॉमन होगा। तो जैसे ये कॉमन अगर हुआ तो हो गया, तीन चीज मिल गया, तो ट्रायंगल आपका क्या था, तो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा बच्चा ट्रायंगल यहाँ पे टी क्यू आर का। अब बाय, अब बताओ इसमें आप क्या लगाओगे, तो यहाँ पे दो साइड तो नजर आ रहा है, एगो साइड ये दूसरा साइड, और एगो यहाँ पे ये हो गया एंगल, जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा एस ए एस सी, ये हो जाएगा कंप्लीट। बात समझ में आ गया? इसमें कोई आपत्ति है, इसमें कोई आपत्ति है? समझ में आ रहा है बच्चा? समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करो। चलो बच्चा हम लोग देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, P इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। वैसे ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लिखा हुआ है बच्चा यहाँ पे P इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो चलो कोई बात नहीं, तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो। तो ट्रायंगल मैंने बना लिया, इसमें लिखना पड़ेगा जब P इज एक पॉइंट बना रहा है ऑन द साइड BC, तो BC साइड की बात चल रहा है, इसका मतलब ये A होगा, और ये हम B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, और यहाँ पे एगो पॉइंट है, इसका नाम दिया गया P BC पे। अब अलग सच दैट का मतलब क्या होता है, दिया हुआ है। अगर दिया हुआ ये है जो APC, तो APC ये जो एंगल है वो बोला गया BAC के बराबर है, मतलब ये एंगल पूरा जो दिख रहा है ना बच्चा, यहाँ पे ये एंगल ऐसे करके, ये एंगल पूरा जो मैंने यहाँ पे येलो कलर कर दिया, यहाँ पे इस येलो कलर के अगर कहा जाए तो क्या है, बराबर है। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशंस, स्नीजिंग आ रहा था भैया, तो यहाँ पे अगर बात करें इन ट्रायंगल की बात करेंगे, पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन की अगर बात करें तो सबसे लिखा हुआ एंगल APC जो है ना, वो बराबर है एंगल BAC का, ये गिवन हो गया। पहली बात, एंगल APC जो है वो बराबर है किसका, BAC का, पहला गिवन। और कुछ गिवन है नहीं, तो नहीं है तो इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो TP है, जो प्रूफ करना है, वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC और डॉट यहाँ पे CP, मतलब डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू करें तो क्या हो सकता है, नाउ इन ट्रायंगल, पहली बात ये देखना ये है, जिस ट्रायंगल की बातें चल रहा है, तो हम लोग ट्रायंगल BAC ले लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल BAC बोलो या ABC बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप BAC की बात करते हैं और दूसरा ट्रायंगल अगर बातें करें तो PAC का,
ठीक है। अगर आप पीएसी की अगर बात चला रहे हो तो पहली बात आपको एक चीज तो गिवन ऑलरेडी है, ये है वो एंगल एपीसी जो है ना वो बराबर है किसका, एंगल बीएसी का, ये गिवन में है, ठीक है ना। चलो आपने गिवन में लिखा। दूसरी बात अगर बात करें बच्चा, एंगल सी जो होगा, देखो जब इस ट्रायंगल की बात करते हो बीएसी, ये एंगल तो दिया हुआ, जब बीएसी और पीएसी तो एंगल सी जो होगा वो क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब ये अगर कॉमन अगर हो ये गया है तो अब हम लोग को ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग आसान तरीके से इसको लिख सकते हैं। जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है वो ट्राइंगल क्या हो चुका है, ट्राइंगल बी ए सी वो हो चुका है सिमिलर किसका, तो पी ए सी का, लेकिन किस से, तो हो चुका है बाय ए से। अब जैसे यहाँ पे ए से अगर हो गया तो मैं इसका अगर साइड प्रोपोर्शनली अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बच्चा, तो ध्यान से सुनो। यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनल लिखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर बोला गया है तो हम इसका कौन सा साइड ले लें, तो चलो सबसे पहली बात अगर AC लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे AC, अब बाई में अगर देखा जाए ये AC अगर उस ट्रायंगल का साइड हुआ तो यहाँ पे दिख रहा है इसका नीचे हो जाएगा PC होगा। देखो यहाँ पे एंगल था ना कंटेंट कर रहा था, इसका अगर मैंने AC लिया तो यहाँ पे एंगल कंटेंट कर तो इसका बाई में क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। इक्वल्स टू अगर बात करें, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं BC बड़ा सा ट्रायंगल का, तो आप यहाँ पे बड़ा सा ट्रायंगल का BC ले लो। अब बड़ा सा ट्रायंगल के BC अगर आपने लिया इस एंगल के अपोजिट में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एंगल का अपोजिट में क्या नजर आ रहा है, AC है कि नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा AC। हो गया प्रूफ। आप इसको चाहो तो ऐसे करके भी लिख सकते हो, AC को AC से अगर मल्टीप्लाई अगर करते हो क्या निकल के आ जाएगा, हैंस करके लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये प्रूफ हो चुका है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है, यहाँ पे आप AC को AC से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो क्या निकल के आएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे BC को क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो BC को PC से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा BC और डॉट में PC। हो गया आपका प्रूफ। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, तो आप मुझे कमेंट करना अगर है तो, नहीं तो ये क्वेश्चन बन चुका है। ध्यान दे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, चलो ये तो और भी इंपोर्टेंट और एकदम से झकास क्वेश्चंस है, इसको थोड़ा सा आसान तरीके से यहाँ पे समझने का कोशिश करें। देखो बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी आर परपेंडिकुलर टू AC, सब दिया हुआ AC के हिसाब से। अगर मैं इसको अगर गिवन के हिसाब से अगर लेके अगर चलता हूं तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो PA, ठीक है, PA परपेंडिकुलर हो जाएगा, देखो PA परपेंडिकुलर किसका हो जाएगा, AC हो जाएगा। दूसरी बात अगर यहाँ पर कहा जाए तो QB भी जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसका, AC का ही बनेगा। उसके बाद यहाँ पे RC की अगर बात करें, RC भी परपेंडिकुलर किसका होगा, AC का ही होगा। जहां पे दिया हुआ है PA बराबर में X है, QB बराबर Y है और इस तरीके से, और आपको प्रूफ क्या करना है, TP की अगर बातें करें तो लिखा हुआ 1/x प्लस में 1/z इक्वल्स टू 1/y, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नाउ इन ट्रायंगल। हम लोग यहाँ पे जो ट्रायंगल ले रहे हैं वो ट्रायंगल कैसे प्रूफ होगा अभी हम लोग देखते हैं। ट्रायंगल ले लो बच्चा PAC, यहाँ पे ट्रायंगल आ गया PAC, तो PAC इस तरीके से लेते हैं PAC। और दूसरा ट्रायंगल की अगर बात करें तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे BQC, तो ट्रायंगल यहाँ पे BQC इस तरीके से लिए। आप BQC अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसको सिमिलर करना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं, ये 90 डिग्री और फिर ये 90 डिग्री और फिर एंगल C दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं तो चलेगा, नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल A जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल B के हिसाब से जो कि 90 डिग्री के हिसाब से होगा, और एंगल C जो होगा वो दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बच्चा, कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आपका जो ट्रायंगल है PAC वो सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल BQC का, ये सिमिलर हो गया। क्योंकि देखो ऐसे करके देखो चेक करो तो ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, एंगल C दोनों में क्या हो जाता है, कॉमन। तो वैसे भी ये क्या हो चुका है, सिमिलर। इसमें अगर हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे प्रोपोर्शनली साइड अगर लिखते हैं तो इसका BQ अपॉन में
लिख दो। इसका प्रोपोर्शनली यहाँ पे बात करते एपी का, एपी लिखो या पीए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल्स टू। अब उसके बाद यहाँ पे अगर बेस की बात करें तो यहाँ पे बीसी, और उसके बाद बीसी अपॉन में यहाँ पर जाएगा। देखो अगर ये 90 डिग्री है तो इसका ये बेस अगर हुआ बीसी तो पूरे ट्रायंगल का ये बेस क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो एसी। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करो बच्चा, इसी को मैं इक्वल टू में लेके चलता हूं बी क्यू। तो अगर बी क्यू को थोड़ा सा चलो ऐसे करके लेते हैं, ऐसे करके अगर बी क्यू की अगर देखो वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितना है वाई, तो यहाँ पे लिखो वाई अपॉन यहाँ पे एपी, एपी की वैल्यू कितना दिया हुआ है एक्स, तो यहाँ पे लिखो एक्स इक्वल्स टू बीसी, बीसी की वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो बीसी का बीसी रहने दो, और यहाँ पे एसी नहीं दिया हुआ है तो ऐसे ही रहने दो, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत है नहीं सर जी। अब यहाँ पे जब दिक्कत अगर नहीं है तो थोड़ा सा इसको ऊपर किया जाए, इतना ज्यादा तो नहीं, इतना ठीक है। आप देखना बच्चा, यहाँ पे आप देखना ये है, अगर मैंने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया ऐसे करके, तो अब आ जाओ फिर से यहाँ पे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल नाउ अगेन अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, तो आ जाओ ए आर सी पे, या आर ए सी भी बोल सकते हो। तो आर ए सी, यहाँ पे जो दूसरी बार ट्राइंगल ले रहे हैं वो है आर ए सी, और दूसरा ट्राइंगल जो मैं ले रहा हूं वो है आपका ए बी क्यू। तो यहाँ पे लिख दो ए बी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं। नजर आ रहा है आप लोगों को, आप लोगों को नजर आ रहा है बिल्कुल क्लियर या नहीं, बिल्कुल नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर से कौन सा ट्राइंगल लिया आपको समझ में आ चुका है। अब जो मैं लिया यहाँ पे ये ट्राइंगल और फिर ये ट्राइंगल यहाँ, ठीक है, इसके प्रोपोर्शन में यहाँ दिखा रहा हूँ। अब पिछले बार जो लिया है वो तो आपको दिख ही रहेगा, इस तरीके से ट्राइंगल और फिर ये ट्राइंगल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिर से अगर वही बात अगर कह दूं बच्चा, जो आप ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हुआ, और ये एंगल जो दिख रहा है वो दोनों में क्या होगा कॉमन, तो वैसे भी ये क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर लिख दूं, जो ट्राइंगल आपका जो दिख रहा है आर ए सी, वो आपका सिमिलर है ट्राइंगल किसका, ए बी क्यू का, ए बी क्यू का। तो कोई आपत्ति होगा नहीं ना, नहीं ना आपत्ति है, अगर है तो कमेंट करो। अब यहाँ पे जैसी तरीके से हो गया, अब इसके अगर साइड प्रोपोर्शनली अगर लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी क्यू अपॉन में अगर इतना साइड हुआ तो बी क्यू, उसके बाद ये आ जाएगा आर सी, यहाँ पे आर सी इक्वल्स टू फिर से यहाँ पे छोटा सा तो बी सी, बी सी नहीं छोटा सा क्लियर होगा, ए बी। अब छोटा सा ट्राइंगल ये है तो ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी, होगा ना बच्चा। तो यहाँ पे लिखो ए बी, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा ए बी। अब बाय में बड़ा सा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए सी। अब देखो बच्चा बी क्यू, तो बी क्यू की वैल्यू कितना है वाई, बी क्यू की वैल्यू कितना है वाई, आर सी की वैल्यू कितना है जेड, है ना, तो जेड इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितना है नहीं मालूम सर जी, ए सी की वैल्यू कितना है नहीं, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। आपको क्या करना है, सिंपली पहला इक्वेशन और जो दूसरा इक्वेशन दिख रहा है ना बच्चा, उसको आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो चलो मैं इसको क्या करता हूं, ऐड कर लेता हूं, ठीक है। तो जैसे इसको अगर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे अगर ऐड कर रहे हैं बच्चा, तब यहाँ पर एलएचएस को एलएचएस के साथ ऐड करना होता है, आरएचएस को एलएचएस के साथ। तो उसको अगर मैं ऐड करूं तो ऐसे लिख सकता हूं y प्लस एक्स प्लस में y प्लस जेड, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे बी सी, अब बाई में ए सी, अब प्लस में इधर वाला ए बी, अब प्लस में क्या आ जाएगा ए सी। अब यहाँ पे y, यहाँ भी y है, अगर मैं यहाँ पे y अगर कॉमन अगर ले लेता हूं तो बताओ बच्चा, यहाँ पे y इसमें भी y इसमें भी है, तो अगर y इसमें अगर कॉमन ले लिया गया तो क्या बचा सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस में 1 अपॉन जेड, ऐसे करके बचा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर AC का एलसीएम की बात करोगे तो क्या निकल जाएगा AC। अब यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन है, सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा जुट जाएगा, AC BC प्लस AB, BC प्लस AB होगा। अब यहाँ पे ऐसे लिखो 1 अपॉन एक्स प्लस में 1 अपॉन जेड। अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ तक, फिलहाल के लिए आपको लिख के दिखा देता हूँ जो ये y ही है, लेकिन BC प्लस AB, अगर इतना BC प्लस में AB अगर दोनों जोड़ोगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा AC। तो यहाँ भी आ गया AC और नीचे में भी क्या है AC है। अब AC को AC से अगर कैंसिल अगर कर देते हो तो कितना बचेगा 1,
कितना बचेगा 1। तो आप यहाँ पे देयरफॉर करके यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/x प्लस में 1/z इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म है, जब उधर जाएगा तो क्या कर सकते हैं बच्चा, डिवाइड। तो यही आपको प्रूफ करना था, जैसे कि वहां पे आप देख पा रहे हो। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है बच्चा वो 6 नंबर, वो भी एक तरीके से अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहां पे इस क्वेश्चन को अगर मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पे वैल्यू देखो, वैल्यू निकालना है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, पहली बात अगर हम आपको कह दें ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। मैंने अभी रिसेंटली पहले कुछ देर पहले आपको पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया है, ये क्या होगा, सिमिलर होता है। और नहीं तो आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हो। तो अगर मैं इसको सिमिलर अगर कह दूं, देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहली बात, ये BC 10 लिखा हुआ है, CD 2 लिखा हुआ है। अगर BC लिखा हुआ है आपका 10 और CD लिखा हुआ है कितना, 2, अगर ये 2 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 8, क्योंकि टोटल कितना दिया हुआ है 10। ये बात तो क्लियर हो गया। उसी तरीके से प्रूफ दैट लिखा हुआ AD, अच्छा इसको प्रूफ भी करना है, तो प्रूफ करना है तो कर ही देते हैं। ADB जो है ना वो CDA के प्रूफ कैसे होगा, तो चलो बच्चों प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला केस में अगर प्रूफ करना है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, यहाँ पे जो प्रूफ करना है आप लोग को दिख रहा होगा जो क्या प्रूफ करना है। जगह ज्यादा नहीं मिल पाता इसी बस में क्या करता हूं, उसको नहीं लिख पा रहा हूं, ठीक है ना। आप सीधा मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं। क्या करते हैं, सबसे पहली बात यहाँ पे आते हैं, इन ट्राइंगल लेते हैं, बड़ा सा ट्राइंगल ABC। अगर ABC ट्राइंगल लेते हैं और उसका दूसरा ट्राइंगल हम लोग लेते हैं, सबसे पहला छोटा सा ADB ले लेते हैं। अगर ट्राइंगल यहाँ पे ADB की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो ध्यान से, अगर इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल CAB, तो एंगल CAB जो होगा वो, ये भी तो 90 डिग्री दिख रहा है, ये भी 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल ये भी 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ADB, तो यहाँ पे A और DB ये हो जाएगा 90 डिग्री। चलो कोई बात नहीं। और अगर यहाँ पे आपने ये ट्रायंगल लिया, बड़ा सा ट्रायंगल लिया, और उसके बाद यहाँ पे आपने लिया ये छोटा सा ट्रायंगल, इसका मतलब बड़ा सा ट्रायंगल आपने लिया और फिर यहाँ पे ये छोटा सा ट्रायंगल लिया। अब यहाँ पे ये जो एंगल देख रहे हो B, वो एंगल B क्या है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे एंगल B जो होगा वो दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूं ये क्या है, कॉमन है। बाकी बात ट्राइंगल आपका हो चुका है, अभी पूरा नहीं हुआ है, आपको तो दूसरा चीज प्रूफ करना है। ABC सिमिलर फिलहाल हो चुका है ADB का, इसको आप मान लो पहला इक्वेशन, ठीक है। एंड देखो बच्चा आपका टारगेट क्या है, ADB कॉन्ग्रुएंट करना है, सॉरी सिमिलर करना है CDA का, ना कि आपको ABC सिमिलर करना है ADB का, इसीलिए अभी पेशेंस रखो। अब यहाँ फिर से अगर बात करें एंड अगेन अगर बात करें, यहाँ पर अगेन अगर आप आते हो इन ट्राइंगल ABC में, और दूसरी ट्राइंगल यहाँ पे इस बार ले लो CDA, तो ट्राइंगल यहाँ पे CDA, जैसे ये ट्रायंगल लेते हो फिर से देखो बच्चा, ये आपका 90 डिग्री हुआ इस ट्रायंगल के हिसाब से, तो यहाँ पे बड़ा सा ट्रायंगल के हिसाब से क्या बनेगा, तो BAC बराबर में यहाँ पे एंगल CDA ये बनेगा आपका 90 डिग्री। उसी तरीके से इस बार एंगल C बराबर में एंगल C हो जाएगा आपका कॉमन, ये हो गया कॉमन। उसी तरीके से आपका ये ट्रायंगल जो दिखा वो ABC सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल ADB का, ये हो, अच्छा किससे हो गया है, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ये जो सिमिलर हुआ है बच्चा वो किससे हुआ है, तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो AA से ये क्या हो चुका है, सिमिलर हो चुका है ना। इसको मान लो आप पहला इक्वेशन, ठीक है। आपको बस छोटा सा नोटेशन दे देते हैं, यहाँ पे AA से मैंने किया और ये रहा आपका पहला इक्वेशन, बात समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये किससे हो गया, AA से हो गया है, ये रहा दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पे कंपेयर करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे बच्चा क्या नजर आ रहा है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ट्रायंगल जो दिख रहा है ABC, और जो ट्रायंगल ABC दिख रहा है ABC इसके बराबर है और ABC इसके बराबर, इसका मतलब ये हुआ ये इसके बराबर होगा ही होगा, है या ना। तो यहाँ पे आपका सीधी बात निकल के आ चुका है, जो ट्रायंगल यहाँ पे ABD सिमिलर है ट्रायंगल किसका, तो CDA का। कोई ऑब्जेक्शन है,
नहीं ना, ये सिमिलर हो गया क्योंकि जब एबीसी इसका भी अगर सिमिलर है और एबीसी इस ट्रायंगल का भी सिमिलर, इसका तो ये इसके सिमिलर होगा ही होगा। तो पहला केस मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, पहला केस मैंने यहाँ पे बच्चा आपका सॉल्व कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे निकालना है, फाइंड लेंथ निकालना है एडी का। तो अब ये वाली बात आपको समझ में आ चुका है, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे लेंथ जो साइड जो दिया गया है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो निकालते। पहला केस समझ में आ गया, इसको मैं इरेज कर दूं क्योंकि यहाँ पे मुझे फाइंड लेंथ एडी निकालना है। ठीक है, पहला केस आपका प्रूफ हो चुका है। अब यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं निकाल देता हूं इसका लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे तो पहला केस हो गया। अब इसके लिए फिर से चलो, अब फिर से चलो यहाँ पे लिखो सेकेंड पोर्शंस में जो बोला गया निकालने के लिए, वो बोला गया एबीडी। तो आपका ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सीडीए का। जैसे ही अगर ये कॉन्ग्रुएंट है बच्चा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एडी तो अपॉन में एडी अपॉन में अगर मैं लिख दूं यहाँ पे एडी, अगर ये 90 डिग्री है इस तरीके से, ठीक है, तो ये हुआ छोटा सा ट्राइंगल का ऐसे करके एडी परपेंडिकुलर, तो इसमें भी आ जाएगा इसका परपेंडिकुलर ऐसे करके सीडी आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इसको अगर लेके चलूं डीबी, तो डीबी इसका अगर मान लेते हैं बेस, तो डीबी इसका हो जाएगा बेस, तो डीबी इसका बेस हुआ तो इसका बेस हो जाएगा एडी हो जाएगा। ठीक है, होगा ना, होगा या नहीं होगा, कमेंट में बताओ यार, यहाँ पे होगा या नहीं होगा, क्योंकि साइड प्रोपोर्शनली अगर ये दोनों अगर सिमिलर हुआ, इसके साइड प्रोपोर्शनल्स होबे करेगा, होगा ना। अब यहाँ पे अगर मैं चलूं बच्चा, यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो बताओ एडी निकालना तो है ही है, तो यहाँ पे एडी बाय में यहाँ पे सीडी, तो सीडी कितना है, तो सीडी मैंने यहाँ पे लिखा था वैसे वो है 2, तो यहाँ पे लिखो 2। बीडी कितना है, तो बीडी है आपका 8, क्योंकि पूरा कितना दिया गया था 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा। और एडी कितना है यही तो निकालना है, तो एडी का एडी, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये कैसे लिखना हुआ एडी, तो एडी अगर ध्यान से देखे ऐसे करके, तो यहाँ पे 90 डिग्री के हिसाब से दिखा रहा था, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए, क्योंकि हम कौन सा ट्रायंगल की बात चला रहे हैं, इस ट्रायंगल का, बड़ा सा ट्रायंगल के बारे में नहीं सोचना। अगर इसका ये बेस हुआ तो इसका मतलब ये हुआ, अब उस ट्रायंगल के लिए बेस यही बनेगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पे बीडी अगर ये परपेंडिकुलर बना रहा है इस ट्रायंगल के लिए, तो उसका परपेंडिकुलर यहाँ पे ये बनाएगा कि 90 डिग्री यहाँ पे, इसी वजह से मैंने लिया। अब यहाँ पर अगर देखें एडी को एडी से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हो जाएगा एडी स्क्वायर, और 8 टू जा कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे एडी अगर निकालना है तो रूट कवर कर लेते हैं 16 का, तो एडी जो निकल कर आ जाएगा बच्चे वो हो जाएगा 4। तो यही हुआ आंसर। ठीक है, यही हुआ आंसर। तो यहाँ पे 2 केस था, मैंने दोनों सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में अगर कहा जाए बच्चा बहुत ही ज्यादा यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने और समझे। दिख रहा होगा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ ये इन ट्राइंगल एबीसी इफ एडी परपेंडिकुलर बीसी, जैसे कि आप देख रहे हो, एंड एडी स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है बीडी इंटू डीसी, देन प्रूफ करना है बीएसी जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। बीएसी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है, तो मैंने बार बार कहा है जब पहले गिवन लिखा करो, तो गिवन क्या दिया हुआ है, तो लिखा हुआ यहाँ पे एडी स्क्वायर इक्वल्स टू बीडी इंटू क्या लिखा हुआ है डीसी, ये तो आप लिख ही सकते हो। अगर इसको मैं अगर ऐसे कहूं, ऐसे लिख सकते हैं एडी अपॉन में डीसी, ठीक है, इक्वल्स टू बीडी अपॉन में एडी, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, एडी को एडी से मल्टीप्लाई कर एडी स्क्वायर और डीसी को बीडी से करेंगे तो बीडी स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे एंगल एडीबी इक्वल्स टू अगर देखा जाए ध्यान से एडीबी अगर एडी परपेंडिकुलर दिया हुआ है बीसी का, अगर एडी परपेंडिकुलर है बीसी का, ये भी तो गिवन है, तो एडीबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा एडीसी, अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यहां बात समझ में आ गया। तो इसके हिसाब से अगर देखें ये दोनों साइड अगर प्रोपोर्शंस अगर दिया हुआ है, अगर ये दोनों साइड अगर प्रोपोर्शंस अगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एडी अपॉन में हो गया डीसी इधर का,
फिर BD अपॉन में अगर देखें तो AD, मतलब आपका जो ट्राइंगल दिख रहा है ABD और ट्राइंगल दिख रहा है ADC, ये दोनों को दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्राइंगल यहाँ पे DBA सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसका, DAC का। तो DAC लिखो या CAD लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, DAC, ये DAC हो चुका है आपका सिमिलर। लेकिन किससे सिमिलर हो चुका है बच्चा, तो देखो दो साइड है कि नहीं, दो साइड है और एक यहाँ पे एंगल है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, SAS से हो जाएगा ये सिमिलर। अब जैसे यहाँ पे सिमिलर हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो एंगल 1 जो दिख रहा है बच्चा, यहाँ पे एंगल 1, वो एंगल 1 इस एंगल के बराबर होगा। एंगल 1 बराबर में क्या हो जाएगा, आप चाहो तो एंगल 1 के बराबर में एंगल, हाँ एंगल 1, तो एंगुलर से अगर मैं इसको प्रूफ कर दूं, यहाँ पे अगर लिख दूं जो एंगल 1 बराबर में एंगल C हुआ, ठीक है ना, एंगल 1 बराबर में एंगल C कैसे हो सकता है, 4 बराबर में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 4 जो दिख रहा है, वहां पे 4 दिख रहा है ना, तो एंगल 4 बराबर में अगर मान लीजिए, ये तो सिमिलर हो चुका है, मुझे यहाँ प्रूफ करना है 90 डिग्री, ठीक है। सो चलो देख लेते हैं। सो यहाँ पे लिख लेते हैं these two triangles will be equiangular की अगर बात करें, इतना ही जगह हम लिख देते हैं इक्विएंगुलर, तो EQI, ठीक है, इक्विएंगुलर, तो तो इसको हम लोग इक्विएंगुलर से हम लोग प्रूफ कर देते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं जो एंगल 4 जो है वो एंगल C के बराबर हुआ, उसके बाद यहाँ पे एंगल 1 जो हुआ वो एंगल B के बराबर हुआ, ठीक है। तो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हुआ ये पहला इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, इतना, ठीक है, इतना दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर इसको इक्विएंगुलर से अगर बात करते हैं, एंगल 1 बराबर में एंगल 2 दिखा देते हैं, एंगल 4 बराबर में 3 दिखाते हैं। अब ये भी तो कर सकते हो, इसका क्या दिक्कत है, एंगल 4 बराबर में एंगल दिखा देते हैं, ये 3 हुआ, ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। एंड यहाँ पे अगर बातें करें हम लोग दिखा सकते हैं जो एंगल 1 जो है ना वो एंगल हो जाएगा एंगल 3 के बराबर में हो जाएगा, सॉरी एंगल 1 जो होगा वो 2 के बराबर में हो जाएगा, एंगल 1 जो होगा वो 2 के बराबर में हो जाएगा और एंगल 4 जो होगा 3 के बराबर हो जाएगा, वो इक्विएंगुलर की वजह से। अब ये मैंने दो इक्वेशंस निकाला, अब इसको मैं ऐड कर लेता हूं, ठीक है। सो एडिंग, यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एंगल 4 को 1 से ऐड करते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू यहाँ पे एंगल 3 प्लस में एंगल 2। अगर आप ध्यान से देखो बच्चा, एंगल 4 प्लस में एंगल 1, एंगल 4 प्लस एंगल 1, यहाँ पे क्या जा रहा है, एंगल A आ जा रहा है। और एंगल 3 की अगर बात करें तो 3 यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसको मान के चलो ये एंगल आपका क्या है, C है, ये आपका क्या है, एंगल C। अब प्लस में अगर एंगल 2 की अगर बात करें तो ये आपका क्या है, एंगल B। इसको आप मान के चलो थर्ड इक्वेशन, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे क्या करो, नाउ इन ट्राइंगल, अच्छा वैसे अगर आपको बात बता दूं बच्चा, तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा BAC मुझे क्या प्रूफ करना था, 90 डिग्री लिखा है ना, BAC कितना प्रूफ करना, 90, तो BAC 90, मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, BAC की अगर बात करें आपको जो TP जो लिखा हुआ है वो ये जो BAC जो होना चाहिए वो कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गया, तो मैं वहां पे पहुंचा के दिखाता हूं। तो ट्राइंगल आप यहाँ पे आ जाओ ABC में, अगर ABC ट्राइंगल की अगर बात कर रहे हैं बच्चा, तो आपको बताओ पूरा एंगल का सम अगर कर लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू सम ऑफ ट्राइंगल्स का सम कितना होता है, सम ऑफ ट्राइंगल्स की अगर बातें करें तो होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल A जो दिख रहा है बच्चा, ये एंगल A, तो एंगल A के बराबर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, C प्लस B, तो यहाँ पे लिख दो एंगल C प्लस एंगल B। अब प्लस में ऑलरेडी यहाँ पे B प्लस यहाँ पे एंगल C है 180 डिग्री, तो इसी वजह से यहाँ पे दोनों जो है ना दो टाइम्स हो चुका है, तो 2 टाइम्स यहाँ पे एंगल B हुआ और 2 टाइम्स यहाँ पे एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल B अब प्लस में यहाँ पे एंगल C, अब 180 को अगर 2 से यहाँ पे डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, हाँ या ना,
90 डिग्री होगा। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री हुआ। अगर मैं बात कहूं बच्चे यहाँ पे, जब यहाँ पे दो एंगल मिला के अगर यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, बी प्लस सी इक्वल टू कितना डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब यही ना हुआ, अगर यहाँ पे इसका वैल्यू बी ए सी इक्वल टू कितना हुआ 90, तो आप इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन, इसको आप क्या मान के चलो फोर्थ, कोई दिक्कत है, इसको आप मान के चलो बच्चा फोर्थ इक्वेशन। आप जैसे इसको फोर्थ इक्वेशन से अगर लेते हो, बस थोड़ा सा क्या करना है, कंपेयर करना है। आप कंपेयर करके मैं आपको दिखा देता हूं, देखो b प्लस सी इक्वल टू 90। सो यहां पर अगर आप देखते हो कौन सा इक्वेशन, आप इक्वेशन देख लो, ये वाला, ये जो थर्ड वाला दिख रहे हैं, ठीक है ना। सो नाउ पुट, चलो पुट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं यहाँ पे, पुट पुट क्या, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 इन इक्वेशंस थर्ड वाले पे। तो थर्ड का क्या है, सी प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे ए, तो एंगल ए, आप बताओ यहाँ पे बी प्लस सी इक्वल टू कितना हुआ 90, तो बी प्लस सी यहाँ पे अगर लिख दे 90 तो हो तो गया, अगर 90 यहाँ पे डिग्री हो ही गया, तो इसका मतलब बी ए सी आपका 90 डिग्री प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बच्चा, कोई अगर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है बच्चा। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये भी जबरदस्त क्वेश्चंस है, तो थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातें चल रहा है। अब यहाँ बोला गया आपको ट्राइंगल एबीडी को सिमिलर करना है ट्राइंगल सीबीडी के हिसाब से। चलो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, इन द गिवन फिगर लिखा एबीसीडी इज क्वाड्रिलेटरल और डायगोनल बीडी बाइसेक्ट कर रहा है बी को भी और डी को, मतलब इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है और इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। अगर मैं बच्चा यहाँ पे अगर लिख दूं एंगल 1, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 4, बात समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे अगर गिवन के हिसाब से अगर चलते हैं, इसको सॉल्व के हिसाब से, तो वो ये लिखा हुआ है डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, ये दोनों कर रहा है। तो इस प्रकार यहां पे अगर लिख सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल जो 3 होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। ऐसा तो होबे करेगा, जो कि यहाँ पे ये गिवन हुआ, ठीक है, आपने ऐसे लिख लिया। अब आते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल क्या प्रूफ करना है, ये वाली बात। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड यहाँ पे ट्राइंगल सी बी डी पे आते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे आते हैं बच्चा, तो सबसे पहली बात एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मतलब आप ऐसे कर एक ये ट्राइंगल है, जब इस ट्राई करके ये ट्राइंगल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो नजर वैसे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल 1 बराबर में एंगल 2 नजर आ रहा है और एंगल 3 बराबर में क्या नजर आ रहा है, एंगल 4। ये तो हो गया आपका गिवन में, ठीक है, ये आपका क्या हो गया गिवन में, ये भी आपका क्या है गिवन में है। आपको एक चीज और चाहिए, देखिए प्रूफ करने के वैसे सिमिलर करने के लिए कम से कम दो भी अगर चल जाता है तो काम चल जाएगा। लेकिन क्या है ना, आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल बातें करते, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो हमें करेगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा ही होगा। अगर आप चाहो तो इसको स्प्लिट करके आप जब दिखाना चाहो, जो एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये एंगल बराबर में ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल बराबर में ये एंगल, तो हो तो गया, ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पे ये दोनों साइड बीडी अगर बात करें तो क्या होगा, कॉमन होगा। तो बीडी बराबर में यहाँ पे बीडी आप लिख सकते हो, ये कॉमन होगा। जैसे आपने कॉमन लिख दिया बच्चा, तो आपका जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी, वो सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल किसका, सी बी डी का। और किससे दिखाना चाहोगे, तो यहाँ पे दो एंगल है, तो यहाँ पे दो एंगल और एक साइड के हिसाब से आप सिमिलर कर सकते हो, एंगल साइड एंगल दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसी बच्चा इसको आपने सिमिलर दिखा दिया, तो आप बोलागे ए बी इक्वल टू बी सी दिखाना है ना, तो यहीं पे आ जाओ। इसको मैं अगर दिखा दो यहाँ पे सेकेंड पोर्शन, ये फर्स्ट पोर्शन हो गया, ये फर्स्ट पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब सेकेंड पोर्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए, जो ट्राइंगल अभी आपने प्रूफ किया, जो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है आपका ट्राइंगल किसका, सीबीडी का, है कि नहीं, अभी आपने प्रूफ किया है ना, सिमिलर है कि नहीं। तो एबीडी सिमिलर किसका है, सीबीडी का। जब ऐसे अगर ये सिमिलर है ही,
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बी का साइड प्रोपोर्शनल बी सी और इक्वल्स टू में बी डी, बी डी, बी डी का प्रोपोर्शनल बी ए डी लिख देते हैं। कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे ए बी का प्रोपोर्शनल हम यहाँ पे ले रहे हैं बी सी, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिखाना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करके साइड प्रोपोर्शनल, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर है, तो सिमिलर है तो इसका मतलब ये सीपीएसटी के हिसाब से तो वैसे भी हो जाएगा, नहीं तो अगर हाँ वैसे लगा तो सीपीएसटी के हिसाब से भी करेगा, ऐसे करके भी लगा सकते हैं। अब क्या है ना, इसको अगर कैंसिल कर दो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे ए बी बाय यहाँ पे बी सी इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू बी सी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यही चाहिए था ना, ये आपको मिल चुका है। ठीक है बच्चा, यहाँ पे किसी प्रकार का दिक्कत है, प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम नहीं है या है भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चा, चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो ठीक है, दिख रहा होगा वैसे। अब यहाँ पे देखो, मैं ज्यादा यहाँ पे बातें नहीं करूंगा, वैसे अगर आपको लिखना है इस तरीके से तो पहली बात देख लेते हैं, ज्यादा मतलब कि हम चाहते हैं इसको शॉर्टकट बना दें। लिखा हो यहाँ पे इन द गिवन फिगर DEFG इज ए स्क्वायर, जैसे कि आप देख पा रहे हो BAC इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो वहां पे ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये मेरा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री की बात है यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो एंगल दिख रहा है बच्चा वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, सो दैट बोला गया यहाँ पे FG स्क्वायर इक्वल्स टू BG इंटू FC, तो पहले मुझे क्या करना होगा, इसको इसके साथ पहले सिमिलर करना होगा, फिर इसको इसके साथ सिमिलर करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे बातें बन सकता है, और तभी हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो ट्राइंगल होगा वो एक दूसरे का क्या होगा, सिमिलर होगा। जो ADE है वो ADE होना चाहिए सिमिलर किसका, GBD का, AD होना चाहिए GBD का, फिर AD होना चाहिए किसका, CFE का। चलो इसको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं छोटा छोटा शब्द में। इन ट्राइंगल लेते हैं हम लोग ADE, तो ADE सिमिलर करके दिखाई देते हैं, एंड ट्राइंगल BGD, तो यहाँ पे BGD ऐसे करके लिए। अब बच्चा बताओ, ये स्क्वायर अगर दिया हुआ तो ये कितना होगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 होगा, और यहाँ पे ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये कितना डिग्री है, 90, ऐसा क्वेश्चंस में गिवन है। अगर ये गिवन है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ए जो होगा, एंगल ए जो होगा वो एंगल BGD के बराबर होगा, एंगल BGD के बराबर होगा 90 डिग्री, वो आपको गिवन है ना, तो गिवन के हिसाब से हो गया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूं एंगल, देखो जब ये स्क्वायर की बात चल रहा है, इसका मतलब ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, DE पैरेलल क्या हो जाएगा GF, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, और जब स्क्वायर है तो उसके सारे साइड्स क्या होता है, इक्वल एंड पैरेलल होता है। इसी वजह से क्या मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख सकता हूँ ADE यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स एंगल DBG का, एंगल DBG का, ये किस एंगल से हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ये किसकी वजह से हो जाएगा बच्चा, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये बराबर होगा। तो हो तो गया ट्राइंगल आपका यहाँ पे ADE हो चुका है सिमिलर BGD का, तो चलो इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन। अच्छा सिमिलर किससे हो जाएगा, किससे हो जाएगा, इसको आप सिमिलर कर सकते हो डबल A से, ठीक है, क्योंकि दुइयों का एंगल मिला है, तो इसको मान लो पहला इक्वेशन। ठीक है, अगेन यहाँ पे अगर चलते हैं बच्चा, अगेन तो फिर से यहाँ पे आ जाओ उसी तरीके से, ट्राइंगल कौन सा है, ADE, फिर से ट्राइंगल हम लोग लेते हैं ADE ही लेते हैं, ठीक है, फिर से ट्राइंगल ADE ही लेते हैं, और उसका ट्राइंगल लेते हैं EFC, तो यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल लेते हैं EFC। जब ये ट्राइंगल अगर ले रहे हैं, फिर से वही बात, एंगल A जो होगा वो बराबर हो जाएगा EFC का, तो यहाँ पे EFC का जो कि कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। चलो ये भी सही है। अब फिर यहाँ पे एंगल AED इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल यहाँ पे ECF का। अच्छा यहाँ पे जो मैंने लिया है क्रॉसपॉन्डिंग से, इसके लिए अगर मैं बात बता दूं, यहाँ पे अगर बता दूं, मैंने बता दिया वैसे DE पैरेलल माना जाएगा किसका, BC का, ठीक है। सेम यहाँ पे भी अगर AED ले रहे हैं, AED ले रहे हैं, अब फिर यहाँ पे देखो
ये एंगल इक्वल टू एंगल की बात करें क्योंकि ये इसके क्या है, पैरेलल। जब ये पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो तो ऐसे करके ये क्या कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग से ले सकते हो ना। तो यहाँ पे AED और फिर यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, ये तो आपको पता चल ही रहा है 90 डिग्री के हिसाब से। अगर यहाँ पे लिखूं AED फिर यहाँ पे लिखाएगा क्या ECF, तो ECF, तो यहाँ पे यही कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे DE पैरेलल है किसका, BC के हिसाब से, और ट्रांसवर्सल अगर आपको और स्टेटमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हो FC क्या है, ट्रांसवर्सल है। इसी वजह से भी आपका काम चल सकता है। तो ये भी हो जाएगा किससे बच्चा, तो क्रॉसपॉन्डिंग से। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग से आपने लिया, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चा ध्यान से देखो, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ADE जो नजर आ रहा है और यहाँ भी जो नजर आ रहा, अच्छा यहाँ पे आपने कन्ग्रुएंट करा, जो ADE जो हुआ वो सिमिलर हुआ, कन्ग्रुएंट ने सिमिलर हुआ किसका, EC का, मतलब यहाँ पे EFC का, तो इसका यहाँ भी हो गया EFC का, हुआ ना। तब भाई आपको किससे दिखाना है, तब भाई एंगल से दिखा देना है। तो इसका मतलब ये कौन सा इक्वेशन हुआ, सेकंड। ये आपको कौन सा इक्वेशन हुआ, सेकंड। अब बच्चा मैं यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ भी क्या है, ADE जो है वो सिमिलर है किसका, BGD का। अब फिर से देखो ADE जो दिख रहा है आपको, फिर से किसका सिमिलर है, EFC का, है ना। इसका मतलब ये हुआ जब ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है, इसका मतलब ये भी इसके सिमिलर होगा, है ना। तो बस इतनी सी बात है, यहाँ पे हम एक के लाइन में लिख देने वाले हैं, ये इसके सिमिलर हो गया। इतना तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा, आप पहले इसको लिखना भी जरूरी है, ठीक है, इसको लिखना भी जरूरी है। एग्जामिनेशन में आपको आएगा तो पहले इसको दिखा दो, सबसे बेटर उपाय है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसको सिमिलर नहीं दिखाओगे तब तक आगे की बात नहीं चल सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इरेज करने वाला हूँ और फिर इसके आगे आपको मैं बता रहा हूँ क्या क्या करने हैं, ठीक है। इसको तो मैंने सिमिलर कर दिया, है ना। तो जैसे मैंने इसको अगर सिमिलर किया तो अब साइड प्रोपोर्शनली लिख के सीधा मुझे क्या कर देना है बच्चा, दिखा दे। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखा, जो ट्राइंगल कौन सा लिए थे, ट्राइंगल आपका था BDG, तो ट्राइंगल BDG, ठीक है, सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल किसका, तो FEC का। ये दोनों के दोनों क्या हो चुका है, सिमिलर हो चुका है। तो AD आप चाहो तो ऐसे करके भी लिख सकते हो, एक लाइन ऐसे करके लिख सकते हो क्या, एक के लाइन में जो AD ट्राइंगल ADE वो सिमिलर हुआ था अभी किसका, BDG का ना, तो आप लिख सकते हो BDG। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो आप लिख सकते हो फिर से अगेन ADE जो था वो सिमिलर हो चुका है किसका, यहाँ पे EFC का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ऐसे करके लिखने के बाद बच्चा अगर बात करें, आप GBD भी लिख सकते हो, गलत लिखे हैं क्या, BDG या BGD कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे लिखे हैं तो मैंने अभी बताया आपको, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो चुका है, जब ये इसके सिमिलर है तो यहाँ पे लिख दो BDG सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल EFC का। जब ऐसे हो चुका, अब इसके आगे कहानी में बता देता हूँ फिर से, ठीक है ना। ये तो मैंने अभी प्रूफ करके दिखाया था, उसको मैंने एक लाइन और लिख लिया शॉर्टकट में, जो इसके ये सिमिलर होगा तो कैसे होगा, ये होगा। अब जैसे अगर बात करें बच्चा, इसके अगर साइड प्रोपोर्शनल्स अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, तो GD अगर मैंने इसका लिया GD, ठीक है, और बात करें EFC का तो वहां पे आ जाएगा FC, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना होगा FC, लिख देना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर बात करें, अगर मैं लिखना चाहता हूं इसका GB, मतलब ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, GB लेना चाहता हूं यहाँ पे, तो GB हो गया। इसका परपेंडिकुलर, तो उसका भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर, जो कि क्या होगा, FE हो जाएगा, होगा ना। फिर से आप यहाँ पे देखो, अगर मैंने लिया GD, तो ये GD यहाँ से यहाँ तक इस ट्रायंगल की बात कर, ये 90 डिग्री यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री है, ऐसे करके इस तरीके से हुआ GB। तो इसका अगर बात करें तो ये भी ऐसे करके FC हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब ये सिमिलर हो चुका है तो हम प्रोपोर्शनली आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिर GB की बात करें तो मैंने लिया ये GB, फिर यहाँ पे मैंने दिखा दिया FE, ये वाला दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से दिखाने के बाद इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो GD FE मुझे चाहिए क्या, FG का स्क्वायर चाहिए ना, FG क्या चाहिए, FG, और यहाँ पे है GB इंटू FC। चलो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे सिमिलर हो चुका है तो GD और यहाँ पे FE, तो हमको क्या चाहिए, FG चाहिए, FG, जो कि उस तरीके से दोनों में आ जाएगा, क्योंकि ये साइड क्या है, स्क्वायर है। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा, क्या लिख देना पड़ेगा, जो GD है वो बराबर हो जाएगा GF का,
वो बराबर हो जाएगा एफ ई का, वो बराबर हो जाएगा डी ई का। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर है ना। ये सब एक दूसरे से बराबर क्यों है? क्योंकि ये स्क्वायर। वेरी गुड। अब यहाँ पे अगर मैं जीडी के जगह पे अगर यहाँ पे जीएफ अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होना चाहिए। एफसी मुझे चाहिए, इसको मैं रिप्लेस नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जीबी चाहिए तो जीबी रहने दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे बच्चा देखो एफ ई, तो एफ ई जो है वो भी जी एफ के बराबर में है, तो यहाँ पे हम फिर से जी एफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब जी एफ को जी एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? या तो जी एफ स्क्वायर बोलो या एफ जी स्क्वायर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जी एफ यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इक्वल्स टू एफ सी इंटू जी बी, तो यहाँ पे एफ सी इंटू जी बी बोलो या बी जी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बच्चा? नहीं ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, तो पहले आपको करना था सिमिलर, जिसको कि मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है बच्चा, यहां तक बात समझ में आ गया। अब हम लोग यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 10 नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया थोड़ा देखते हैं। तो बोला कि यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, तो फिगर में यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो ऑलरेडी लगभग में आपको सारी चीज दिया हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है। आपको शो करना है PT डॉट क्यू आर इक्वल्स टू PR डॉट ST। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो गिवन दिया गया बच्चा, सबसे पहले उस पे आते हैं। हम लोग को दिया हुआ एंगल 1 जो है ना वो एंगल 2 के बराबर में है और एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के बराबर में। ठीक है, और प्रूफ करने के लिए यहाँ पे कह रहा है जो PT है वो डॉट है आपका मल्टीप्लाई, जिसको बोल सकते हैं QR के हिसाब से, और जो PR है वो आपका दिया गया है ST के हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना होगा मुझे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल PST और ट्रायंगल PQR को पहले सिमिलर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चा, इसको प्रूफ करने के लिए शुरू करता हूं। तो आप देखो पहले क्या करो, एंगल 1 इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? एंगल 2 लिखा हुआ है ना। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिखा हुआ है। अब क्या करो, बोथ साइड एडिंग एंगल 5। ये जो एंगल 5 है ना, मैं क्या करने जा रहा हूं, एंगल 1 प्लस यहाँ पे एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 2, इसमें ऐड कर लेता हूं एंगल 5। आप गौर से देखो, जब यहाँ पे एंगल 1 प्लस 5 करते हैं, एंगल 1 प्लस अगर 5 करते हैं तो ये पूरा एंगल पकड़ में आ जा रहा है, मतलब SPT। तो यहाँ पे लिखाएगा एंगल SPT बराबर में। अगर आप एंगल 2 और एंगल 5 को अगर जोड़ते हो तो क्या निकल जाएगा बच्चा? यहाँ पे आएगा QPR, आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे एंगल लिख दो QPR। ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे रहने दो, आप सीधा सीधा आ जाओ इन ट्राइंगल PST और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे जो आपको दिख रहा है PQR, उस पे आ जाओ PQR पे। जैसे अगर प्रूफ करना चाहते हैं बच्चा, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल SPT जो होगा वो बराबर होगा एंगल QPR का। होगा कि नहीं होगा? प्रूव एज द एबव, ये भी लिख सकते हैं, प्रूव एज द एबव। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन। या तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, ऐसे करके भी लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे बच्चा आपको नजर आ रहा है एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, ये हो गया आपका गिवन। तो हो गया आपका कहानी, यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। ट्राइंगल SPT हो चुका है सिमिलर किसका? तो सिमिलर ट्राइंगल PQR का। अब यहाँ पे जैसे ये सिमिलर हो चुका है बच्चा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा प्रोपोर्शनली। तो अब यहाँ पे क्या करो, जैसे ये क्या कहते हैं, सिमिलर हो चुका है, तो आप इसको ऐसे लिखो PT। अब बाई में ये जो PT है इधर का, वो PT जो होगा, अब एक ट्रायंगल ऐसे करके ट्रायंगल देखो, ऐसे करके, ठीक है ना, फिर ऐसे करके, अगर ये PT लिए हैं उस ट्रायंगल का प्रोपोर्शनल साइड लिए हैं, अब इस ट्रायंगल में देखो तो PR आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो PR इक्वल्स टू। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग लेना चाहते हैं मान के चलो पहला ट्रायंगल ये ST लेना चाहते हैं, तो
तो यहाँ पे एस टी हुआ। अगर उस ट्रायंगल का ऐसे करके जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका ये हुआ एस टी, बेस नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी अगर देखो तो ये क्यू आर क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख दो क्यू आर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, तो पीटी इंटू क्या हो जाएगा क्यू आर, पीटी इंटू मतलब डॉट यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू पी आर डॉट हो जाएगा, यहाँ पे पी आर डॉट हो जाएगा एस टी। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, बस ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको अगर कहा जाए तो लगभग में ये क्वेश्चन लगता है मैं बता चुका हूं, लेकिन चलो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। पहले क्या बोला कि यहाँ पे इन फिगर सी ए बी 90 डिग्री जो कि दिख रहा होगा, और बोला कि एंड एडी परपेंडिकुलर बीसी है और एसी दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, इसको जो गिवन दिया गया है उसको लिख लेते हैं जो क्या क्या दिया हुआ है। एसी जो लिखा हुआ 75 सेंटीमीटर है ना, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एसी अगर लिखा हुआ 75 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिखना चाहते हैं तो 0.75 ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, ए बी, तो ए बी लिखा हुआ है बच्चा कितना 1 मीटर, तो 1 मीटर यहाँ पे लिख दो। उसके बाद बीडी की अगर बात करें तो बीडी भी लिखा हुआ है 1.25 मीटर, तो ये भी लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है बच्चा, फाइंड करना है आपको एडी, एडी का वैल्यू क्या होगा ये निकालना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा पहले सिमिलर। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल हम लोग लेते हैं बीएसी, तो यहाँ पे बीएसी और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे बीएडी, तो बीएडी ऐसे करके। अब इसको सिमिलर करने के लिए देखो बच्चा क्या होगा, ए 90 डिग्री है तो ऐसे करके लिख लो एंगल बीएसी, एंगल बीएसी बराबर में एंगल एडीबी, तो यहाँ पे एडीबी ये कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये गिवन में। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसको सिमिलर करना चाहते हैं तो एंगल जो बी दिख रहा है वो दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा बच्चा लोग, इतना क्वेश्चन मैंने बता दिया कॉमन। अब इसके हिसाब से आपका जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल बीएसी या एबीसी बोल सकते हो, वो सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल बीएडी का, किससे हो चुका है तो बाय ए से हो चुका है। बस इतनी सी बात। जब यहाँ पे इस तरीके से बातें हो चुका है बच्चा, तो इसके साइड प्रोपोर्शनल्स की अगर बातें करें, अगर ए बी का अगर बात करते हैं, ठीक है ना, ए बी, तो देखो ए बी अगर मान लो अगर बड़ा सा ट्रायंगल का अगर ये बेस हुआ और ये 90 डिग्री दिख रहा है, इसका मतलब बीडी होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ बीडी। उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे अगर बेस यहाँ पे हुआ, अगर परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर एसी, क्या मुझे एसी के वैल्यू दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे एसी का अगर बात करूं जो कि परपेंडिकुलर बनेगा बड़ा सा ट्रायंगल का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एसी, और उसके बाद उस ट्रायंगल की बात करूं तो परपेंडिकुलर ऐसे करके नजर आ रहा है ना, 90 डिग्री ऐसे हुआ तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बीडी। अगर मैं यहाँ पे बीडी की अगर बात करूं तो बी ए बाई ईडी हो जाएगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, एडी लिखते हैं। ठीक है, एडी भी तो परपेंडिकुलर है। चलो आप देखते हैं ए बी कितना दिया हुआ है 1, तो इसका अगर देखो ये तो हो जाएगा। अगर ये सिमिलर हो चुका है बच्चा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो सिमिलर हो चुका है ना, बी ए से सिमिलर हो चुका है बीडी का। अब मेन बात क्या हमको निकालना है, क्या उसके हिसाब से मुझे साइड को जो है प्रोपोर्शनल्स लेना पड़ेगा, जिसको हम सीपीएसटी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सीपीएसटी के हिसाब से अगर दिखा दें तो अब क्या होगा ए बी कितना है 1, तो यहाँ पे 1 तो 1 लिखते हैं। बीडी कितना है तो 1.25, तो 1.25 इक्वल्स टू एसी है 0.75, ये भी लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे निकालना क्या है एडी, तो एडी जो कि निकालना है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एडी अगर निकालना है बच्चा, तो इसको मुझे क्या करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना आता है क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 इंटू 0.75, तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1.25 इंटू 0.75, तो लगभग में यहाँ पे एडी जो आ रहा है वो 0.93
0.75 ये मीटर है। अगर आपको सेंटीमीटर के हिसाब से अगर चलने हैं तो क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो 93 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आने की चांसेज रहेगा, जो कि आप ला सकते हो। ठीक है बच्चा, ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो कृपया करके इसको थोड़ा ध्यान से सुने। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, A peacock is sitting on the top of बोला गया पिलर। तो चलो मान के चलो यहाँ पे एक पिलर है, ठीक है, यहाँ पे पिकॉक, इसको पी मान लेते हैं। अब बोला गया जो कि 9 मीटर का है, इसको 9 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब बोला गया फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर। तो बॉटम मतलब क्या होता है, नीचे। तो यहाँ पे 27 सेंटीमीटर नहीं मीटर है कि दूरी से। तो यहाँ पे बोला गया है, क्या लिखा हुआ है, बॉटम ऑफ द पिलर, तो ये पिलर हुआ, तो पी से हुआ। अब उसके बाद यहाँ बोला गया है एक हॉल है, इसको मान लेते हैं ये एच, ये जो हम पॉइंट को मान लेते हैं यहाँ पे, इसको क्या मान लेते हैं, एच, ये हॉल दिया गया, ठीक है। होल द बेस ऑफ द पिलर सीइंग द स्नेक, तो यहां से एक जो है ना स्नेक जा रहा है। अब जाने के बाद बोला गया पिकॉक वहां से जन बाउंसिंग किया, मतलब एक तरह की झपट्टा मारने की कोशिश कर, वहां से चला ऑन द इट, और उस पे। और बोला गया इफ देयर स्पीड आर इक्वल, अब दोनों के स्पीड क्या है, इक्वल है। मतलब इधर से जो स्नेक जा रहा है उसका स्पीड, और उधर से जो पिकॉक आ रहा है, देखो इधर से स्नेक जा रहा है, इधर यहाँ पे बोला गया पिलर है, उस पिलर पे एक पिकॉक बैठा हुआ है। तो पिकॉक जो है स्नेक पे झपट्टा मारा। अब बोला गया यहाँ पे व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल, जो यहाँ पे होल है वहां पे जाने से पहले ये जो पिकॉक है इस सांप को पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे इसके बताना है कितना डिस्टेंस पे। तो आप क्या करो बच्चा, यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन करो। अब आपको यहाँ पे ये करना होगा, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक ये स्पीड हो, अगर टोटल की अगर बात करें तो टोटल जो होगा ना यहाँ से यहाँ तक वो 27 मीटर लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। अब इधर से जो स्नेक जा रहा है यहाँ पे मान लो ये एस पॉइंट, इसको मानो टी पॉइंट। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो सांप जिस स्पीड से जा रहा है इधर से ना ऐसे करके जा रहा है, और उधर से वो पिकोकार है, तो दोनों इधर का स्पीड और इधर का स्पीड, इधर से जाने का स्पीड है, उधर से उसका आने का स्पीड, दोनों क्या है, बराबर है। मतलब ये जो होगा इसके क्या हो जाएगा, बराबर। अब मान के चलो अगर ये x है, अगर मान के चलो यहां से यहां तक क्या हुआ x, इसका मतलब ये st कितना बनेगा टोटल, क्योंकि होल से स्नेक का जो डिस्टेंस है वो 27 मीटर का बोला गया, ठीक है ना। आप क्वेश्चन देख सकते हो। तो टोटल 27 में से अगर हम लोग इसको माइनस कर लें x को, है ना, ये इतना अगर x है तो पूरा में से अगर इतना अगर माइनस करें तो यही ना बचेगा, तो 27 माइनस एक्स। अब ये जो 27 माइनस एक्स है बच्चा, तो बोला कि ये जो स्पीड है st, वो st क्या है, यहाँ पे pt के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे जो होगा ये भी माना जाएगा 27 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा हुआ जो st जो होगा वो यहाँ पे pt के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे पता करना है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द काउट, मतलब ये यहीं पे पकड़ेगा, ये कहाँ पकड़ेगा पता नहीं, लेकिन होल में जाने से पहले, ये होल है ना, यहाँ जाने से पहले इसको पकड़ेगा। तो मान के चलते हैं यहाँ पे क्या होने वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और उसके हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि पिलर जो है 90 डिग्री के हिसाब से यहाँ पे पूरे तरीके से स्टैंड है। और ये हाइट जो दिया गया पिलर का कितना है, 9 मीटर का है, जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके लिखूं यूज पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर बात करें, तो देखो हाइपोटेनियस कौन बन रहा है, पीटी। तो यहाँ पे पीटी का स्क्वायर इक्वल्स टू टी एच का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा पी एच, ये पी एच का स्क्वायर, ऐसे होगा। अब यहाँ पे अगर पीटी की अगर बात करें तो कितना है 27 माइनस एक्स का स्क्वायर, टीएच की बात करें तो यहाँ पे x का स्क्वायर, पीएच की बात करें तो 9 का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गया, क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया। ये दोनों माइनस करके दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों का स्पीड बराबर है। ये सांप है, उधर से क्या है, पिकॉक है, ठीक है, दोनों का स्पीड सेम है, इसी बराबर, इसी वजह से मैंने इसके बराबर में ये रखा है। बाकी बात इसका डिस्टेंस निकालना है, टोटल 27 दिया गया। इतना कहानी आपको समझ में आ चुका है। अब इस कहानी का आंसर जो है मैं आपको बना के दिखाता हूं कि क्या क्या कह रहा है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 27 के हिसाब से स्क्वायर अगर बातें करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे चलना पड़ेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो यहाँ पे 27 की अगर बातें करें तो बनता है 729, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो बनेगा 27 को 2 से करेंगे 54 x इक्वल टू यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर और प्लस बनेगा 81। अब ये प्लस में एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। आप क्या करो 729 में से अगर 81 को माइनस कर लेते हैं और ये माइनस 54 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 54x। अब यहाँ पे 729 में से अगर मैं माइनस कर लूं 81 तो बच रहा है 648 इक्वल्स टू 54x। अब यहाँ पे 648 अब बाय में हो जाएगा 54 होगा, तो यहाँ पे अगर मैं 54 से अगर डिवाइड करता हूं तो हो जा रहा है 12। इसका मतलब ये हुआ बच्चा यहाँ पे 12 जो है ना डिस्टेंस निकल कर आएगा। डिस्टेंस पूछ रहा था ना, तो डिस्टेंस जो होगा यहाँ पे डिस्टेंस अगर बातें करें होगा कितना 12 मीटर होगा, जिसमें जो है ना स्नेक को काउंट कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, कितना होगा यहाँ पे डिस्टेंस तो 12 होगा। बात समझ में आ गया बच्चा? यही है आपका क्वेश्चन जो कि 12 नंबर में बोला गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट इन राइट ट्रायंगल इज द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज टू इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड के हिसाब से मुझे प्रूफ करने हैं। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको अगर ड्रॉ करूं तो चलो पहली बात यहाँ पर ऐसे करके ट्रायंगल लो, यहाँ पे 90 डिग्री है और ऐसे करके ऐसा कुछ तो है नहीं तो डी। अब यहाँ पे अगर इसको ए मान के चलते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको मानते हैं सी। आपको प्रूफ करने के हिसाब से जहां तक लग रहा है यहाँ पे प्रूव दैट इज राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। ये जो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस हुआ वो क्या हुआ बीसी। बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू बोला गया इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। मतलब यहाँ पे ए बी के स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे ए सी के स्क्वायर, ये पूछ रहा है बराबर हो जाना चाहिए, ये नहीं पूछ रहा है। तो ये हुआ आपका हाइपोटेनियस। अब इसके हिसाब से बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये 90 डिग्री के हिसाब से अगर लेके चल रहे हैं बच्चा, तो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहली बात हम लोग ट्रायंगल जो है कौन सा लेने वाले हैं, जो ट्रायंगल दिख रहा है हम लोग का वो हो जाएगा हम लोग का एडीबी। ठीक है, और एडीबी के हिसाब से अगर चलते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या निकल के आएगा। चलो सबसे पहले ये तो गिवन में ऑलरेडी हम लिख ही चुके हैं, नहीं लिखे हैं तो एक बार और लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं एडी जो है ना वो परपेंडिकुलर हुआ किसका, बीडी का, नहीं बीडी है क्या है बीसी का, ऐसे करके। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर बात करें बच्चा पाइथागोरस के हिसाब से तो क्या बनेगा, मुझे पहली बात यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल नजर आ रहा है मुझे इसको करना पड़ेगा सिमिलर, क्योंकि बिना सिमिलर का यहाँ पे ये क्वेश्चंस नहीं बन सकता है। जब तक हम लोग इसको अगर सिमिलर अगर नहीं करेंगे बच्चा तब तक ये आगे नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको आगे पहले सिमिलर करके देख लेते हैं। तो एडीबी और एबीसी के हिसाब से चलते हैं। कंस्ट्रक्शन तो मैंने यहाँ पे ले लिया, अब मैं क्या करते हैं यहाँ पे एडीबी और एबीसी के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रूफ करके चलते हैं एबीसी तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंड, थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल, क्योंकि ये लंबा सा क्वेश्चन बन जाएगा। इन ट्रायंगल एबीसी आप इस तरीके से ट्रायंगल लिया, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल एडीबी, अगर ये दो ट्रायंगल अगर लेके चलते हैं ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बनने वाला है। तो एडीबी की अगर बात करूं या सीएडी की बात करूं तो बात एक ही हुआ, दोनों में से कोई एक को पहले सिमिलर करना है। तो यहाँ चलो मान के चलते हैं सीडीए। अगर मैंने उस ट्रायंगल को लिया तो देखो पहली बात यहाँ पे एंगल ए जो होगा वो एंगल क्या होगा सीडीए के बराबर होगा कि नहीं होगा, सीडीए के बराबर होगा जो कि हो जाएगा 90 डिग्री। फिर यहाँ पे एंगल जो सी होगा वो एंगल सी दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये कॉमन हो गया। अब इस हिसाब से जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है जो ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल सी डी ए का, तो किससे हो जाएगा, तो एंगल से ये सिमिलर हो गया। जैसे ये सिमिलर हुआ बच्चा तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो एडी है ठीक है ना, अगर मान के चलो वहां पे एडी ने सीडी है तो सीडी अपॉन में ठीक है, अगर सीडी अगर मान लेते वहां पे वो 90 डिग्री के हिसाब से है ना वहां पे सीडी, तो सीडी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे अगर लेके चलता हूं
तो देखो क्या बनने वाला है CD, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसका परपेंडिकुलर AC, तो यहाँ पे आ जाएगा AC। उसके बाद हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे, जब उसके परपेंडिकुलर ये हुआ, इसके परपेंडिकुलर ये हुआ, अब हम बेस की बात कर लेते हैं। अगर बेस में अगर मान लेते हैं यहाँ पे AB की बातें चल रहा है, ठीक है ना, तो बेस है ना, तो बेस अगर बात कैसे तो होगा नहीं, हाइपोटेनियस लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसका हाइपोटेनियस फिर जो है ना उसका हाइपोटेनियस BC के हिसाब चलेगा। तो यहाँ पे अगर हाइपोटेनियस अगर ले लेते बच्चा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे CA इसका हाइपोटेनियस। अब बड़ा सा ट्रायंगल की अगर बातें करें, इसका हाइपोटेनियस क्या बनेगा, तो बनेगा आपका BC, तो यहाँ पे BC। कोई दिक्कत है, यहाँ पे मैंने इस ट्रायंगल को पहले क्या कर लिया, सिमिलर करने के बाद यहाँ पे जो CD है परपेंडिकुलर, वो छोटे से ट्रायंगल का बड़ा सा ट्रायंगल का पहले बनेगा प्रोपोर्शनल्स, और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर मान के चलो ये CA लिखो या AC लिखो तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते बच्चा तो क्या बनेगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, CD इंटू BC। इसको मान के चलो पहला इक्वेशन, कोई दिक्कत है। उसी तरीके से अगर सिमिलरली यहां पे लिख देते हैं, सिमिलरली ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो BAC, फिर से एक बड़ा सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, फिर से ट्रायंगल यहाँ पे क्या चलेगा, ABC ही लिख देते हैं। तो ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसका, तो BD का, मतलब BDA का। तो जैसे यहाँ पे ये सिमिलर हुआ, इसका भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर CD जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे BC के बराबर होगा, और दूसरी बात यहाँ पे जो BC होगा वो यहाँ पे AC के बराबर होगा। देखो यहाँ पे CD, ये जो CD है, CD बोल रहे हैं यहाँ पे उल्टा लिखा गया, CD थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, मैंने उस ट्रायंगल के बारे में सोच लिया, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, इतना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चा, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ CD के हिसाब से, तो CD यहाँ पे नहीं उल्टा होगा, BD होगा, क्योंकि मैं उल्टा ट्रायंगल ले लिया, तो BD। अब BD अपॉन अगर वो परपेंडिकुलर है तो नीचे यहाँ पे क्या बनेगा, BD अगर बातें करें तो क्या बन जाएगा यहाँ पे BC, तो BC हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, तो BC जो बनेगा वो AB के हिसाब से है, ठीक है। फिर यहाँ पे AB जो बनेगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे AB जो कि एक तरीके से बेस है, तो उसका भी उसी में आ जाएगा हाइपोटेनस के हिसाब से, तो यहाँ पे आ जाएगा AC। तो AC की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, BC बनेगा ना। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या निकल के आएगा, AB को AB से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे BD इंटू बन जाएगा BC, ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। देखो दोनों सेम ही है, मतलब पहले मैंने उसको सिमिलर कर दिया बड़ा सा ट्रायंगल से, फिर छोटा सा ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया बड़ा सा ट्रायंगल का। अब दोनों को साइड प्रोपोर्शन लेने के बाद मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, बात खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। तो ऐड करने पे AC और प्लस यहाँ पे AB, तो AC प्लस AB की अगर बात करें तो जोड़ने पे AC स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आ जाएगा AC प्लस AB, तो यहाँ पे AB स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वल इधर वाले अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है CD इंटू BC। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से बनेगा, यहाँ जो बनेगा वो बनेगा क्या, BD इंटू में बन जाएगा BC, ऐसे करके। अब गौर से अगर देखा जाए बच्चा यहाँ पे तो AC स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी BC है यहाँ भी BC है, तो यहाँ पे BC कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा यहाँ पे CD और प्लस में बच जाएगा यहाँ पे BD बचेगा। तब बताओ बच्चा CD और प्लस में BD क्या बनेगा, BC बनेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे BC इंटू BC। तो यहाँ पे AC स्क्वायर और प्लस में क्या बनेगा, AB स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे जैसे ये बन गया तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे देख लो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। क्या प्रूफ करना था बच्चा, तो जो मुझे पाइथागोरस के हिसाब से बोला गया था, तो AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर तो ऐसे होबे करेगा। अब यहाँ पे AB स्क्वायर और BC को BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर।
और यही आपको चाहिए था। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले ये छोटा सा ट्रायंगल बड़ा सा ट्रायंगल को सिमिलर किया, फिर ये ट्रायंगल जो है बड़ा सा ट्रायंगल सिमिलर कर दिया और साइड प्रोपोर्शन लेने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा और इसको मैंने दिखा। और बच्चे ध्यान रखना, ये पाइथागोरस ये नहीं सर ये कटा हुआ सिलेबस से, ये मैंने यहाँ पे सिमिलर किया और सिमिलर वाला क्वेश्चन आता ही आता है, ये सिमिलर हुआ है, ना कि मैं यहाँ पे पाइथागोरस के हिसाब से कंप्लीट थ्योरम यूज किया है। बात समझ में आ गया, ये क्वेश्चंस दिया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है बच्चा, ये भी अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, तो कृपया करके ये भी क्वेश्चंस को ध्यान से सुने। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, The internal bisector of angle of triangle divide the opposite side in the ratio of the side containing। मतलब आपसे प्रूफ करने की अगर बातें करें तो सबसे पहली बात क्या कर रहा है, गिवन में तो ऑलरेडी पिक्चर वहां पे दिख रहा है, मैं यहाँ सिर्फ लिख देता हूं जो प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है आपको BD अपॉन में आपको करना है CD, ठीक है, और इक्वल्स टू आपको करना है यहाँ पर, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, BD अपॉन हो गया DC और एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ पे AB जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, AC का। तो आपको ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है, जैसे मुझे क्वेश्चन के हिसाब से नजर आ रहा है। अब ये ऑलरेडी सारी चीजें दिया हुआ है बच्चा, तो क्या मैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, फिर ठीक है, फिर एंगल 3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ये तो आपको प्रूफ करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ। अब यहाँ पे अगर गिवन के हिसाब से अगर मैं चलूं, चलो इसको इरेज करके यहाँ पे पहले गिवन की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो गिवन अगर देखें यहाँ बच्चा, तो क्या क्या लिखा हुआ है, एंगल 1 इक्वल्स टू लिखा हुआ है एंगल 2, और फिर लिखा हुआ है एंगल 4 इक्वल्स टू लिखा हुआ है एंगल 3। अब 2 प्रूफ की मैंने अभी बात बोला, तो वो प्रूफ करना है BD अपॉन में करना है CD और इक्वल्स टू AB अपॉन में करना है आपको AC, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहां पे अगर देखा जाए तो मैं यहां पे क्या ऐसे लिख सकता हूं, एंगल 1 जो होगा वो एंगल ये जो 1 दिख रहा है, ये एंगल 1 क्या होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से ये लिया गया है पैरेलल, ये कंस्ट्रक्शन से ये सब मैंने नहीं लिखा, लेकिन लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये क्या है, बराबर है, ये जितना है उतना ये भी कंस्ट्रक्शन से लेना होता है। तो मैं आपको बोल देता हूं यहाँ पे जो AB है ना वो उसके TA के बराबर हो गए, तो साइड तो बराबर है वैसे, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के भी बराबर माना जाता है। तो एंगल 1 बराबर में अगर देख लें, तो अगर हम लिख दे यहाँ पे एंगल 3 है, लेकिन ये किससे हो जाएगा, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। ये किससे हो जाएगा बच्चा, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। तो मैं इसको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से दिखा देता हूं, और उसी तरफ यहाँ पे एंगल 2, इसको मान लो पहला इक्वेशन, इसको मान के चलो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल जो 2 होगा, इसको मान लेते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब ये जो अल्टरनेट एंगल है इसको मान के चलते हैं, ये आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 जो कि होगा वो आपको गिवन है, ये हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल 3 इक्वल्स टू अगर 4 अगर है ही, तो सो अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं बच्चा, यहाँ पे कह सकते हैं जब तीनों को अगर कंपेयर अगर कर लिया जाए, तीनों का, अच्छा चलो यहाँ पे गिवन नहीं है, इसको अगर चलो इस तरीके से गिवन नहीं मुझे लग रहा है, एंगल 4 इक्वल्स टू 3, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू 3 हो गया, ठीक है ना, ये गिवन के हिसाब से नहीं है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 तो हो जाएगा प्रूफ के हिसाब से, ठीक है। एंगल 4 इक्वल्स टू 2 ये प्रूफ करने के लिए दिया, ये बिल्कुल गिवन में नहीं, ठीक है, ये नेमिंग के हिसाब से चलेंगे, पता नहीं फिगर इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे एंगल 1 बराबर में एंगल 3 किसकी वजह से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 बराबर एंगल 3। अगर गिवन होता तो मैं इसको लिखता, नहीं ना, तो गिवन नहीं दिया, वो गलती हो गया, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग से, एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 किससे, अल्टरनेट से। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लिखा हुआ, अच्छा ये जो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 जो होगा वो कैसे होगा, तो अब यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है और एंगल 4 इक्वल टू क्या, एंगल 2 है। तो यहाँ पे एंगल 3 जो होगा ना वो एंगल 4 के बराबर होगा, इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन। इसको बोलो कैसे होगा बराबर, आपको मैं लॉजिक समझाता हूं। जैसे मान लो अगर ये 50 डिग्री है, ठीक है ना, तो ये भी आपका 50 हुआ,
और अभी ये बाइसेक्टर के हिसाब से बात चल रहा है, ठीक है ना। अपोजिट साइड यहाँ पे रेशियो डिवाइड कर इंटरनल है। आपने बोला यहाँ पे ये 50 है तो ये भी 50 हुआ। आप इसके हिसाब से अगर ये भी अगर 50 हुआ तो ये भी 50 हुआ, हम कह सकते हैं 50 बराबर 50 होबे करेगा ना। तो यहाँ पे अगर वो इंटरनल बाइसेक्टर डिवाइड लिखा हुआ है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल लिखा हुआ है, ये चीजें गिवन दिया हुआ है। एंगल 1 इक्वल टू 2 अगर बातें करें तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये जो दिख रहा है ना ये बराबर है, ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन दो। अब ठीक है, पहले से कोई हम लग रहा है क्वेश्चन सेट करने वक्त दिक्कत हो गया, पहले से वो लिख दे, इसमें गड़बड़ हो रहा है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अब ये गिवन है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ बाइसेक्टर है, ठीक है, ये गिवन है, बाकी पे गिवन नहीं दिया होता। अब यहाँ पर अगर कंपेयर कर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, बाइसेक्टर है, तो ये मैंने बोला अभी अगर 50 डिग्री है तो ये भी कितना हुआ 50, और अभी आपने बोला ये 50 है तो ये भी 50, किसके हिसाब से हुआ करस्पॉन्डिंग से, और अभी बोला अभी ये 50 है तो ये भी 50 किससे हुआ तो अल्टरनेट से। इसी वजह से जब ये दूसरे एक दूसरे से बराबर अगर हो ही चला है तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, यहाँ पे कह सकते हो ये जो टी ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसका, ए बी के हिसाब से, होगा कि नहीं होगा। जब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हुआ तो यहाँ बराबर कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड, क्या बनेगा इक्वल, ये साइड बनाएगा, उसके हिसाब से तो बन जाएगा। अब यहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये सिमिलर हो चुका है, टी ए बराबर में ए बी है और यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने सब कुछ लेके दे दिया, तो अब आपको क्या करना है, इसके साइड अगर प्रोपोर्शनल अगर करना है, ठीक है, तो रेशियो कंटिन्यू हुआ, टी ए इक्वल टू ए बी हो गया। अब इसको अगर मैं ऐसे करके लिखूं, जो साइड जो बनेगा बी डी अपॉन में क्या बनेगा डी सी बनेगा, और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या बनेगा टी ए अपॉन में बनेगा ए सी बनेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे हम सिमिलर कर चुके हैं, बराबर हो चुका है, ये बराबर हो चुका है ना, इसके साइड प्रोपोर्शन। क्योंकि आप देखा जाए बच्चा, अगर ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल अगर देखा जाए टीबीए के हिसाब से, आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, जब ऐसे हुआ है तो यहाँ पे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो बी सी टी सिमिलर हो चुका है, ट्रायंगल बी सी टी ट्रायंगल सिमिलर हो चुका है किसका, तो ए डी सी का। तो जैसे सिमिलर हुआ तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा बी डी अपॉन में बनेगा डी सी, और बनेगा टी ए अपॉन में बनेगा ए सी। लेकिन चलो ये तो हो गया बीपीटी थ्योरम से, इसको मान लो, ये तो अभी फिलहाल तो सिमिलर किए हैं। जब यहाँ पे अगर सिमिलर अगर किए हैं बच्चा, तो यहाँ पे लग जाएगा सीपीएसटी के हिसाब से, और जैसे ही सिमिलर ट्रायंगल हुआ है तो सीपीएसटी के हिसाब से हुआ। लेकिन आपको प्रूफ करने के लिए क्या बोला गया है, ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया, तो बी डी बाई डी सी तो होबे करेगा, यहाँ पे बी डी अब बाय में डी सी तो होगा, लेकिन आप ध्यान से देखो टी ए किसके बराबर में है, ए बी के बराबर में है, तो अब यहाँ पे ए बी लिख सकते हो, अब बाय में हो जाएगा ए सी। अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं फ्रॉम इक्वेशंस, कौन से इक्वेशंस के हिसाब से, तो चलो इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। ये था आपका आंसर। आई होप आपको इस समझ में आ चुका होगा। जो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये आपको प्रूफ करना है, ये गिवन दिया हुआ था, ठीक है ना, उसके हिसाब से ये एक दूसरे एक बना कॉरस्पॉन्डिंग से, एक बना अल्टरनेट से, और फिर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को जब कंपेयर कर रहे हैं तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर दिया हुआ था, ये 50 से 50, इसका मतलब ये दोनों कंपेयर करके मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे जब एंगल्स अगर दोनों का अगर इक्वल होता है इस तरीके से, तो उसके साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब उसके हिसाब से ट्रायंगल दोनों को दोनों मैंने इसको सिमिलर कर दिया, और सीपीएसटी के हिसाब से हुआ। और ये जो टी ए जो नजर आ रहा है, इस टी ए की जगह पे हमें क्या लिख सकता हूं, ए बी लिख सकता हूं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बातें करें, जो कि लिखा हुआ 15th नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं बच्चा, यहाँ पे तो बोला गया यहाँ पे इन द गिवन फिगर एंगल 1 इक्वल्स टू, आपको एंगल 2 दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लेते हैं। गिवन मैं नहीं लिखता हूं, आप यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है, देखो इन ट्रायंगल यहाँ पे आ जाओ, क्या है ये सी डी ई के हिसाब से, ठीक है, सी डी ई पे आते हैं, तो सी डी ई, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे आप ले सकते हो बच्चा ए ई बी, तो यहाँ पे ए ई बी। आप देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो हबे करा। अब यहाँ पे कोई पैरेलल की बातें चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे कोई इन द गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो ये एंगल इक्वल टू एंगल ये है, फिर एंगल 2 जो बोला गया वो 4 के बराबर में। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं जो एंगल 2 जो हुआ वो एंगल 4 के बराबर में है।
एक बात ये हुआ। और चलो ऐसे ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, चलो इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 6, तो कोई दिक्कत है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल 5 इक्वल टू क्या बनेगा, एंगल 6। तो दो एंगल मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल आपका CDE जो हुआ वो सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल किसका, AEB का। ये सिमिलर हो चुका है किसके, तो एंगल से ये सिमिलर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर साइड प्रोपोर्शनल्स की अगर बात करें तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, AB अपॉन में CD इक्वल्स टू, अगर देखा जाए ये क्या है DE, तो यहाँ पे DE अपॉन में हो जाएगा AB, और दूसरी तरफ यहाँ पे हम लिख सकते हैं AE अपॉन में EC, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखते हैं मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ ये है DE दिया हुआ है, तो DE की जगह पर लिखेंगे, DE की जगह पर अगर लिखते AB दिया हुआ है, नहीं आपको फाइंड क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। AB बाय CD भी दिया हुआ नहीं, तो इसको हटा दो, सीधा D के बाद चल रहा है, तो यहाँ पे D देखो, D चल रहा है ना, तो इसको हटा दो, वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं 4, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, DE अपॉन में EB या BE बोल सकते हैं, और यहाँ पे AE अपॉन में बोला गया EC, इसको लेकर चलते हैं। DE, तो DE कितना है बच्चा, तो DE कहाँ गया यार, D दिया हुआ है 4, और EB कितना है, तो EB है 4x माइनस 2, और AE कितना है, तो 2x प्लस 4। उसके बाद यहाँ पे EC कितना है, जो C है वो x प्लस 1 है, x प्लस 1। तो आपको क्या करना है, इसके आगे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको आपको खुद से सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्योंकि फिलहाल मुझे क्या करना था वो मैंने आपको बता दिया है, इसको मैंने सिमिलर करके ऐसे, आपको क्या करना होगा बच्चा, इसको सॉल्व कर लेना है, इससे आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में मात्र 15 क्वेश्चंस की बात करूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, लेकिन आपके लिए मैं वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो PIQ क्वेश्चंस है, वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर आपको समझ में आ जाए तब आप इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।